वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो एंड प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड जस्ट स्टेट स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर। इस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे दो हिस्सों में। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि प्लेटो का जस्टिस का कंसेप्ट क्या है और जस्ट कम्युनिटी किसे कहा जाता है, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर को। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटो की जो द रिपब्लिक है इसमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस या जस्ट कम्युनिटी के बारे में बात नहीं हुई, बल्कि इसमें एजुकेशन भी डिस्कस्ड है डिटेल में, इकोनॉमी भी डिटेल में डिस्कस्ड है, इकोनॉमिक्स और मॉरल फिलॉसफी भी डिस्कस्ड है, मेटाफिजिक्स और हिस्ट्री, सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली बात करेंगे जस्टिस के बारे में कि कंसेप्ट क्या था जस्टिस का प्लेटो की रिपब्लिक में। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो कहता है कि देर इज़ अ गुड दैट देर आर ट्रूथ्स विच इफ डिस्कवर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विल क्रिएट एंड प्रिजर्व द गुड लाइफ इन द गुड स्टेट। वो कहता है कि एक ट्रूथ है, एक अच्छाई है, एक सच है जिसको अगर डिस्कवर करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक अच्छी स्टेट में एक अच्छी कम्युनिटी डिवेल्प हो सकती है। तो उस जस्टिस या उस ट्रूथ की सर्च के लिए प्लेटो जो हैं वो रिपब्लिक में एक डायलॉग मुनक्किद करवाते हैं। और ये जो डायलॉग है ये बेसिकली एक लिटरेरी फॉर्म है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको डायलॉग फॉर्म कहते हैं। इसमें बहस व मुबाहिसा होता है, यानी कि दो लोगों के दरमियान, तीन लोगों के दरमियान, चार लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ बहस व मुबाहिसा होता है और उनमें से बातें निकाली जाती हैं। तो वो रिपब्लिक में जो प्लेटो हैं वो इसी लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करते हैं और इस टॉपिक पे एक मुबाहिसा या एक डायलॉग करवाते हैं। और टॉपिक क्या है? सर्च ऑफ ट्रूथ है। सर्च ऑफ ट्रूथ या जस्टिस किसे कहा जाता है, इसकी आप एक डायलॉग देखेंगे। अब इस डायलॉग में हम जो कि द रिपब्लिक में जो डायलॉग है इसके चार मेन कैरेक्टर्स हैं। एक सिफोलिस है, जो एक सिफोलिस है, दूसरा उसका बेटा है पोल मार्कस, उसके अलावा हमारे पास एक रेडिकल सोफिस्ट है इसमें थ्रेसिमैकस, और चौथा जो हमारा कैरेक्टर है वो है ग्लाउकॉन। अब इन चार कैरेक्टर्स के अलावा पांचवा हमारा प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर है और वो है सोक्रेट्स। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो सोक्रेट्स है वो बेसिकली एक कैरेक्टर है जो कि प्लेटो ने यूज़ किया है द रिपब्लिक में। बेसिकली वो सोक्रेट्स के पीछे खुद ही बोल रहा है। सोक्रेट्स वो कैरेक्टर यूज़ करता है और पीछे वो खुद होता है। तो चलें जी हम अपना इस डायलॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डायलॉग है वो एक ड्रामा फॉर्म में होता है और इस ड्रामा की जो सेटिंग है वो है सिफोलिस का घर। अब सिफोलिस जो है वो कौन है? वो एक बूढ़ा अमीर आदमी है जो कि अपनी बुढ़ापे में जाके रिलीजन और फिलॉसफी की तरफ मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने बुढ़ापे को अब इंजॉय करना चाहता है या उसको अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी और रिलीजन मोल्ड करना चाहता है, आप कह सकते हैं। तो सिफोलिस के घर पे ये एक ड्रामा है जो कि डायलॉग सेट होता है और इसमें जो सिफोलिस है उसका डायलॉग स्टार्ट होता है सोक्रेट्स के साथ। तो सिफोलिस कहता है कि जस्टिस कंसिस्ट्स ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेट्स। वो कहता है अकॉर्डिंग टू सिफोलिस के मुताबिक जस्टिस क्या है? वो कहता है जस्टिस है सच बोलना और जो बंदे के वाजिबुल अदा होते हैं, यानी कि जो उसके डेट्स होते हैं, कर्ज वगैरह जो उसने लिए होते हैं, वो पे कर देना, यही सच है। तो ये सिफोलिस की जो डेफिनेशन है इसके साथ सोक्रेट्स एग्री नहीं करते। और नेक्स्ट जो है सोक्रेट्स के सामने जो डायलॉग आता है वो आता है पोलीमार्कस की तरफ से। पोलीमार्कस कौन है? ये सिफोलिस का बेटा है और ये कहता है अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस, ये क्या कहता है? ये कहता है जस्टिस इज गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू। वो कहता है हर बंदे को उसका जो हिस्सा है, यानी कि जो उसका ड्यू है वो उसको मिल जाए, तो इसी को हम जस्टिस कहेंगे। तो यहाँ पे जो सोक्रेट्स है वो इसके साथ डिसएग्री करता है और इसको कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या तुम्हारा ये मतलब है कि जस्टिस कंसिस्ट्स इन डूइंग गुड टू वंस फ्रेंड्स एंड हार्म टू वंस एनिमीज, यानी कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करना और अपने दुश्मनों के साथ बुरा करना, क्या तुम इसको जस्टिस कहते हो? तो वो कहता है बिल्कुल मैं इसी को जस्टिस कहता हूँ। तो इस पे सोक्रेट्स कहता है कि अगर तुम्हारी ये जस्टिस की डेफिनेशन है तो इसमें ये भी तो डर है ना कि जिसके साथ आप बुरा करोगे, यानी कि अपने एनिमी के साथ,
वो उस बुरा होने के बाद बुरे से बुरा तर हो सकता है, यानी बद से बदतर हो सकता है। तो फिर यहाँ पे वो पॉल मार्कस जो है वो एग्री करता है कि हाँ बिल्कुल ये डर तो फिर है। तो यहाँ पे वो इसके जो इसका जो डायलॉग होता है या इसका जो आर्गुमेंट होता है उसको एक तरह से रिफ्यूट कर देता है सोक्रेट्स। पॉल मार्कस की जस्टिस की डेफिनेशन को रिजेक्ट करने के बाद इस डायलॉग में एंट्री होती है तीसरे कैरेक्टर की, जो कि है थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस जो है ये एक रेडिकल सोफिस्ट है, और ये इसके मुताबिक जस्टिस क्या है, ये कहता है जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर, माइट इज़ राइट, जस्टिस कंसिस्ट्स ऑफ डूइंग गुड फॉर वन सेल्फ बट डूइंग इनजस्टिस टू एवरीवन एल्स। सिंपली ये कहता है जस्टिस ये है कि जो स्ट्रोंगर है, जिसके पास पावर है, वो एक्सप्लॉयट करेगा। माइट इज़ राइट, जिसके पास पावर है वही सिकंदर है, वही उसको यूज़ करेगा, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा और दूसरे के नुकसान के लिए यूज़ करेगा। तो उसके मुताबिक जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे ये जो इसकी डेफिनेशन माइट इज़ राइट की है जस्टिस की, यहाँ पे जो सोक्रेट्स हैं वो बड़ी स्ट्रांगली इस डेफिनेशन के साथ डिसएग्री करते हैं, और वो कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक बंदा है वो सिर्फ इसलिए पावर ले या इसलिए रूल करे कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही सर्व करना चाह रहा है, बल्कि ये होता है, ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इसलिए पावर में आते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि उनसे कमतर दर्जे के लोग उनको रूल ना करें। सोक्रेट कहता है कि गुड इज़ टू द वन एज इट इज़ टू द मैनी एंड द सेम कैन बी सेड ऑफ द इवल, कि अच्छाई जो है वो एक के लिए ऐसी ही है जैसे सब के लिए है, और बुराई भी एक के लिए वैसे बुराई है जैसे सब के लिए। यानी अगर एक बंदा अच्छा करेगा तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, और अगर एक बंदा बुरा करेगा तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए बुरा होगा। द जस्ट रूलर डज नॉट परसू इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट बट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। वो कहता है जो एक जस्ट रूलर होता है वो सिर्फ अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको वो फॉलो नहीं करता, बल्कि वो सारे के सारे जो कम्युनिटी होती है उसके इंटरेस्ट को लेके चलता है, और वही उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट बन जाता है। यानी कि यहाँ पे सोक्रेट्स जो है वो कहता है कि एक इंडिविजुअल का जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो कम्युनिटी से अलग नहीं हो सकता है। यानी कि अगर वो अपना अच्छा सोच रहा है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि पूरी कम्युनिटी का अच्छा सोचा जा रहा है, और अगर वो बुरा सोच रहा है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि पूरी कम्युनिटी का बुरा सोच रहा है। यानी कि वो सोक्रेट्स यहाँ पे कह रहा है कि वो डिफरेंट नहीं हो सकता, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे सोक्रेट्स फिर कहते हैं कि he who refuses to rule is liable to be ruled by one who is worse than himself and the fear of this motivates the good to take office। वो कहता है कि जो अच्छा है सोसाइटी में वो इसलिए रूलर नहीं बनता कि उसको रूलर बनना है या उसने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करना है। जैसा कि थ्रेसिमेकस ने कहा है कि लोग रूलर या पावर में इसलिए आते हैं, रूलर इसलिए बनते हैं या पावर में इसलिए आते हैं कि वो माइट इज़ राइट को फॉलो करना चाह रहे होते हैं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करना चाह रहे होते हैं, वो अपने लिए अच्छा करना चाह रहे होते हैं और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो पावर पकड़ते हैं। लेकिन सोक्रेट्स डिसएग्री करता है और साथ में कहता है कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ इसलिए पावर में नहीं आते कि वो अपने लिए अच्छा करें और दूसरों के लिए बुरा करें, बल्कि वो इसलिए भी पावर में अच्छे लोग आ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि उनसे बदतर जो लोग हैं वो उनको रूल ना करें। तो ये एक मजबूरी सी बन जाती है उनकी पावर में आना या रूलर बनना। तो यहाँ पे जो सोक्रेट्स है वो थ्रेसिमेकस जो है इसके आर्गूमेंट को भी कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि पहले दो आर्गूमेंट्स को उसने रिजेक्ट किया है, सिफोलस के डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर चुका है, वो पॉलीमार्कस की डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर चुका है, और अब थ्रेसिमेकस जो है तीसरा कैरेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन को भी वो रिजेक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे एंट्री होती है चौथे कैरेक्टर की। चौथा कैरेक्टर कौन है? वो है ग्लाउकोन। ग्लाउकोन कौन है? ग्लाउकोन कहता है कि वो बेसिकली डिसएग्री करता है थ्रेसिमेकस के साथ। डिसएग्री वो ऐसे करता है, वो थ्रेसिमेकस को कहता है कि तुम्हारी ये जो इंटरप्रिटेशन है ना सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने की, वो इसलिए भी गलत है कि इसमें जो आगे से जवाब आना होता है, यानी कि आगे से जो एक तरह से रिएक्शन आना होता है जिनके साथ आप इनजस्टिस करोगे, उसको आप मिसजज कर रहे हो। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लाउकोन कहता है कि जैसे लोग, ग्लाउकोन सिंपली सेज कि जस्टिस रिजल्ट्स फ्रॉम फियर, men enact laws and agree to obey them because while they are selfish they are also prudent। वो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो डर से पैदा होता है,
डर की वजह से जस्टिस है। वो कैसे? वो कहता है कि जो लोग हैं वो लॉज बनाते हैं और उनको ओबे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश होने के साथ साथ सियाने भी हैं, चालाक भी हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि अगर लॉ ही नहीं होगा या उसको ओबे ही नहीं किया जाएगा तो जिसके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है उसके शर से भी तो बचना है ना। जिसके साथ इनजस्टिस होगा वो फिर बद से बदतर हो जाएगा, तो वो आपके साथ फिर रिटेलिएट भी तो करेगा ना। तो उस रिटेलिएशन से बचने के लिए लॉ का होना ज़रूरी है। इसलिए लोग जो हैं वो लॉ बनाते हैं और फिर उस लॉ को ओबे करते हैं ताकि किसी की जो रिएक्शन है उससे भी बचा जाए। सिंपली यही एक कंसेप्ट था जो कि थॉमस होब्स ने अपनी लेवियाथन में भी कंसेप्ट यही क्लियर किया था, जो कि ग्लाउकोन कह रहा है। यही बात लेवियाथन में थॉमस होब्स ने कही थी कि जस्टिस जो है ना वो लोग यानी कि लॉज इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को सिर्फ ये नहीं कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट वहाँ पे सर्व होंगे, बल्कि उनको डर भी है। डर किस चीज़ का है? कि दूसरे जो लोग हैं वो फिर उनको रिएक्ट इस तरह। सिंपली मैं कहता हूँ आपको कि अगर किसी के साथ आपने इनजस्टिस किया है तो अब वो भी तो आपके साथ इनजस्टिस कर सकता है। तो यानी कि अगर आप किसी को कत्ल कर देंगे तो उसके जो रिश्तेदार होंगे उनमें से कोई ना कोई आपको भी कत्ल करने के दर पे होगा, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो वो कर देगा। तो ये क्या बन जाएगी? ये एक तरह की अनार्किज्म बन जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज के दरमियान कोई तीसरी चीज़ ही नहीं है जो दोनों को रूल कर सके। इसलिए वो कहता है कि लॉज इसलिए भी बनाए जाते हैं कि एक जो तगड़ी पार्टी है उसको भी डर होता है। किस चीज़ का डर होता है? कि रिएक्शन का, कि मैं जिनके साथ इनजस्टिस करूंगा या जिनको स्ट्रांगली या वायलेंटली रूल करूंगा तो उनके शर से बचना या उनसे भी बचने के लिए मुझे कोई ना कोई एक कॉमन चीज़ चाहिए जिसको मैं भी मानता हूँ वो भी मानते हूँ। तो एक फियर है, एक डर है। कमज़ोर को ताकतवर का डर है और कि वो मेरे साथ इनजस्टिस करेगा, और ताकतवर को कमज़ोर से भी एक डर है कि वो एक बड़ा सख्त किस्म का रिटेलिएट करेगा या रिएक्ट करेगा। तो उस दोनों तरफ एक डर है। उस डर के नतीजे में एक लॉ बनता है और उस लॉ को दोनों पार्टीज ओबे करती हैं, और यही थॉमस हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था। तो यहाँ पे जो जस्टिस है वो फियर की वजह से डिवेल्प होता है, ग्लाउकोन ये कह रहा है। यहाँ पे हमारे जो चारों करेक्टर्स हैं वो अपना अपना जस्टिस की डेफिनेशन दे चुके, लेकिन सॉक्रेट्स को इन चारों की डेफिनेशन पसंद नहीं आई और चारों को उसने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो अब सॉक्रेट्स की बारी है कि वो फिर अपनी एक्सप्लेनेशन देगा कि वो जस्टिस या इंसाफ या जस्टिस किसे कहता है। तो यहाँ पे सॉक्रेट्स की बारी आती है अपनी अपने कंसेप्ट को उनके सामने क्लियर करने की। तो वो कहता है कि जस्टिस जो है वो बेसिकली जस्टिस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन सोल का, यानी कि जस्टिस को ह्यूमन के कंसेप्ट में वो क्लियर करता है। और यहाँ पे एक ग्रीक मेथड है जिसमें स्टेट को लेके बहुत से जो ह्यूमन नेचर के कंसेप्ट हैं उनको क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पे सेम जो थ्योरी है वो अप्लाई करता है सॉक्रेट्स। वो कहता है कि जस्टिस जो है वो बेसिकली इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन सोल का, और जस्टिस को समझने के लिए ह्यूमन सोल को समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली वो कहता है कि स्टेट जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल रिट लार्ज है, यानी कि अगर हम एक इंडिविजुअल का पूरा नेचर समझ लेंगे तो हम सिंपली पूरी स्टेट की नेचर समझ लेंगे कि ये इंडिविजुअल्स ही मिलके स्टेट बनाते हैं। एन एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट विल आल्सो बी एन एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं कि ह्यूमन नेचर का एनालिसिस स्टेट का एनालिसिस है और स्टेट का एनालिसिस ह्यूमन नेचर का एनालिसिस है। तो भी ह्यूमन नेचर के हवाले से यहाँ पे जो प्लेटो हैं वो जस्टिस का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट में एंटर हो रहे हैं जिसमें हमने देखना है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है। तो यहाँ पे जो प्लेटो हैं वो डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर 3 बेसिक फोर्सेस जो कि इंसान को मोटिवेट करती हैं। वो कौन सी 3 बेसिक फोर्सेस हैं? नंबर 1 है डिज़ायर या एपिटाइट, यानी ख्वाहिश या भूख जिसे हम कहते हैं। दूसरी है स्पिरिट और करेज, यानी कि जोशो जज्बा या हिम्मत, हौसला, या आप कह सकते हैं कि जुर्रत। और तीसरी है रीज़न। तो ये 3 चीज़ें हैं। रीज़न मतलब लॉजिक सिंपली। तो ये 3 चीज़ें हैं वो कहते हैं प्लेटो कि ये 3 चीज़ें हैं जो कि इंसान को बेसिकली मोटिवेट कर रही होती हैं।
प्लेटो ये कहते हैं कि सोसाइटी को इन 3 बेसिक मोटिवेशनल फोर्सेस की बेस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि एक बंदा होगा, उस बंदे में इन 3 मोटिवेटिंग फोर्सेस में से एक मोटिवेटिंग फोर्स जो होगी वो बाकी 2 मोटिवेटिंग फोर्सेस में से ज़्यादा होगी, तो उस बंदे को उस क्लास में रखा जाएगा जिसमें उस तरह के लोग हैं। दूसरा बंदा जिसमें दूसरी मोटिवेशनल फोर्स ज़्यादा है उसको दूसरी क्लास में, और तीसरा जिसमें तीसरी ज़्यादा उसको तीसरी क्लास में। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक बंदा है जिसमें डिज़ायर और एपिटाइट जो है वो ज़्यादा है, तो उसको हम क्लास दे देते हैं, लार्जेस्ट क्लास है उसकी, और उसकी क्लास का नाम है आर्टिसन क्लास। दूसरा बंदा है जिसमें स्पिरिट या करेज ज़्यादा है, यानी कि वो एक जुर्रतमंद बंदा है, हौसले वाला बंदा है, लड़ाई करने वाला बंदा है। तो उसमें क्या ज़्यादा है, उसमें करेज ज़्यादा है या स्पिरिट ज़्यादा है, तो उसकी क्लास बनती है दूसरी क्लास जिसको हम मीडियम क्लास कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है सोल्जर गार्डियन क्लास। और एक तीसरा बंदा है जिसमें रीज़न यानी कि सोचने समझने की या अक्ल से लॉजिक लड़ाने की जो ताकत है वो ज़्यादा है, तो उसको हम तीसरी क्लास में डालते हैं जो कि सबसे छोटी क्लास है, और उस क्लास में रीज़न वाले लोग होते हैं। और वो कौन सी क्लास है, वो है फिलोसफर किंग क्लास, यानी रूलिंग क्लास हम कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे 3 क्लासेस हमारी बन गई कि एक बंदे में डिज़ायर और एपिटाइट ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा ये लोग हैं, यानी डिज़ायर या एपिटाइट वाले। ये आर्टिसन क्लास है, लार्जेस्ट क्लास है। दूसरी है रीज़न वालों करेज वालों की, ये है मीडियम क्लास। और सबसे कम लोग होते हैं जिनके पास रीज़न सबसे ज़्यादा बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स होती है, तो ये लोग जो होते हैं ये रूलिंग क्लास बनाते हैं, और ये सबसे छोटी क्लास होती है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो क्या कहते हैं। वो कहते हैं सम मैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क बेटर देन अदर्स, दे शुड परफॉर्म ओनली दैट टास्क। वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो एक काम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सिर्फ वही काम करें। ये है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। वो कहते हैं कि एक बंदा अगर अच्छा आर्टिस्ट है तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ आर्टिसन क्लास में रहे, वो दूसरी क्लासेस में इंटरफेयर ना करे, यानी कि वो करेज वाले काम में ना जाए, वो सोल्जर गार्डियन ना बने, या वो रूलिंग क्लास में जाने की कोशिश ना करे, या वो रूलिंग क्लास में जाने का पंगा ना ले। तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ अपनी क्लास में रहे। इसी तरह वो कहता है कि जो सोल्जर गार्डियन है, जिस बंदे को तलवार चलाने का शौक है या लड़ने का शौक है या करेज जिसमें ज़्यादा है मोटिवेटिंग फोर्स, उसको चाहिए कि वो सोल्जर गार्डियन ही रहे, वो जाके बर्तन बनाने ना बैठ जाए, या वो आर्टिस्ट ना बन जाए, या वो कोई पोट्री का काम ना कर ले। वो सोल्जर गार्डियन है बाय नेचर, बाय इंस्टिंक्ट, बाय मोटिवेशन फोर्स, इसलिए उसको सोल्जर गार्डियन क्लास में ही रहना चाहिए। उसको दूसरी 2 क्लासेस में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। उसको आर्टिसन क्लास में भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, और उसको रूलिंग क्लास के साथ पंगाबाजी भी नहीं करनी चाहिए कि वो रूलर नहीं है, वो सिर्फ सोल्जर गार्डियन है और उसको सोल्जर गार्डियन बन के रहना चाहिए। इसी तरह वो कहता है कि जो रूलिंग क्लास है उसके लोगों को भी अपनी क्लास में रहना चाहिए और दूसरी 2 क्लासेस के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन, कि जो बंदा जिस काम के लिए बना है अगर वो बंदा वही काम करे तो इसको हम जस्टिस कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो बंदा जिस काम के लिए बना है अगर वो वही काम करे तो इसको हम जस्टिस कहेंगे। ये कौन कह रहा है? ये प्लेटो कह रहा है। किस में कह रहा है? द रिपब्लिक में कह रहा है। और यहाँ पे हमारे डायलॉग में प्लेटो के लिए जो करैक्टर यूज हो रहा है वो क्या है? सोक्रेट्स। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सोक्रेट्स कहाँ से आ गया। सोक्रेट्स बेसिकली प्लेटो एक करैक्टर को यूज कर रहे हैं जिसके पीछे वो खुद ही बात कर रहे हैं और सोक्रेट्स का करैक्टर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको प्लेटो की डेफिनेशन फिर क्या हुई जस्टिस की, कि जस्टिस इज गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू, कि हर बंदे को वो दो जो इसका ड्यू है, यानी जो उसका हिस्सा है, यानी कि हर बंदे को वो काम दो जो वो करने के लिए बना है या जो वो करने के लिए पैदा हुआ है या जिसमें वो काम करने की मोटिवेशन ज़्यादा है। तो उसकी डेफिनेशन है जस्टिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। वो कहते हैं कि क्लास डिवीजन और स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन जब हम कर देंगे तो उसमें जो क्लासेस बनेंगी एक कम्युनिटी में, उस क्लासेस के लोगों का अपनी अपनी क्लास में रहना ही जस्टिस है, कि हर बंदे को उसका ड्यू मिल जाए। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्लेटो ने जो डेफिनेशन बनाई है जस्टिस की, गिविंग टू एवरी मैन इज ड्यू, तो ये डेफिनेशन तो हमने पहले भी देखी है। ये किसने कहा था? ये तो पॉल मार्कस ने भी यही कहा था। तो बिल्कुल आप सही समझे हैं, पॉल मार्कस की जो डेफिनेशन है उसी के साथ एंड पे प्लेटो जो है वो एग्री कर गए हुए हैं कि हर बंदे को उसका ड्यू मिल जाना चाहिए, कि जिस काम के लिए जो बना है
वो काम कर ले तो वो जस्टिस हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द लोएस्ट ऑफ द थ्री क्लासेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट इज़ द आर्टिसन क्लास, कि सबसे जो कमतर क्लास है तीन क्लासेस में वो आर्टिसन क्लास होगी। इसमें सबसे ज़्यादा लोग होंगे। इनका काम क्या होगा? कम्युनिटी की मटेरियल नेसेसिटीज़ को पूरा करना, यानी कि आर्टिस्टों के जो काम होते हैं, पॉटरी करना या जो भी काम होते हैं, कम्युनिटी की नेसेसिटी मटेरियल नेसेसिटीज़ को मीट करना। दूसरी मिडिल क्लास है जिसमें सोल्जर गार्डियन होंगे, इनका काम करेज वाला है, यानी कि ये जो डिफेंस का पूरे का पूरा सिस्टम है इनके पास होगा। और तीसरी कौन सी है? ये क्लास जो है ये सोल्जर गार्डियन में से ही सिलेक्ट की जाएगी और ये एक बहुत छोटी क्लास होगी, इसको रूलिंग क्लास कहेंगे। और इस क्लास में जो डोमिनेटिंग फोर्स होगी वो होगी रीज़न, यानी कि ये अक्लमंद और लॉजिकल माइंड रखने वाले लोग होंगे, बहुत कम होंगे, तो इनको रूलिंग क्लास कहा है प्लेटो ने, यानी कि ये रूल करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि विर्च्यूज़ क्या हैं। प्लेटो की जो स्टेट है उसकी विर्च्यू हैं, तीन विर्च्यूज़ हैं, तीन ही क्लासेस हैं तो उनकी तीन विर्च्यूज़ हैं। कौन कौन सी? विजडम है, करेज है और सेल्फ कंट्रोल है। तो विजडम जो है वो है विजडम इज़ टू बी फाउंड इन द रूलिंग क्लास ऑफ फिलोसफर किंग्स। तो हमारे रूलिंग क्लास होगी छोटी सी फिलोसफर किंग्स की, उसमें ये उसका विर्च्यू जो है वो है विजडम। और करेज किसका विर्च्यू है? करेज है सोल्जर गार्डियन क्लास का। सोल्जर गार्डियन जो होगी उसका विर्च्यू करेज है। ये किसकी बात हो रही है? ये रिपब्लिक की स्टेट जो है उसमें विर्च्यूज़ की बात हो रही है। तो सोल्जर गार्डियंस की जो विर्च्यू है वो करेज होगी। और तीसरी जो क्लास है वो कौन सी है? वो आर्टिसंस। तो आर्टिसंस सेल्फ कंट्रोल को, आर्टिसंस की जो विर्च्यू है वो सेल्फ कंट्रोल है। और ये सेल्फ कंट्रोल जो है ये सोल्जर गार्डियंस की भी विर्च्यू है। और ये सेल्फ कंट्रोल बेसिकली फिलोसफर किंग्स की भी एक विर्च्यू है। ये तीनों क्लासेस की विर्च्यू होगी। सेल्फ कंट्रोल जो है वो सिर्फ आर्टिसंस की नहीं बल्कि सोल्जर गार्डियंस और फिलोसफर किंग्स की भी विर्च्यू है। कैसे? तीनों क्लासेस ने इस सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करना है और अपनी अपनी क्लास के अंदर रह के अपना अपना काम करना है। इसी पे फोकस है, इसी पे फोकस्ड है, इसी पे ज़्यादा प्रेशर है, इसी पे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फोर्स किया गया प्लेटो की तरफ से कि हर बंदा अपने दायरे में रह के अपना अपना काम करे। तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो तीनों क्लासेस का विर्च्यू हो गया। करेज जो है वो सोल्जर गार्डियंस का हो गया कि ये हिम्मत दिखाएंगे। और जो फिलोसफर किंग है उनका जो विर्च्यू है वो है विजडम, यानी कि ये विजडम रखेंगे, अक्लमंदी या जहानत। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट जस्टिस का। और जस्टिस इन द इंडिविजुअल इज अचीव्ड व्हेन एवरी person performs only the role for which he is qualified and strictly curbs his lesser impulses। तो यहाँ पे प्लेटो फिर कहते हैं कि जस्टिस यही है कि हर बंदा अपना काम करे और अपने अंदर जो, अब ये नहीं कह रहे कि एक बंदा जो पैदा हुआ है उसके अंदर जो तीन मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं, यानी डिज़ायर, करेज और रीज़न, वो तीनों में से सिर्फ होगी एक। वो कहते हैं कि तीनों होगी, प्लेटो कहता है कि तीनों होंगी लेकिन उनमें से एक डोमिनेंट होगी और दो कम होंगी। तो जस्टिस यही है कि वो बंदा दो जो कम है उनको ख़त्म करे और जो डोमिनेंट है उस वाली क्लास में बैठ के अपना काम करे। अगर उसमें रीज़न की मोटिवेटिंग फोर्स ज़्यादा है तो वो फिलोसफर किंग कैटेगरी में जाए, क्लास में जाए। अगर उसमें करेज ज़्यादा है तो उसको सोल्जर गार्डियन रहना चाहिए। दूसरी दो जो डिज़ायर्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत भी नहीं रखना चाहिए। और अगर वो डिज़ायर या एपिटाइट वाला है तो उसको आर्टिसन क्लास में रहना चाहिए। और दूसरी दोनों जो अपनी मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं उनको बिल्कुल कर्ब करना है, उनको बिल्कुल ख़त्म करना है। अब यहाँ पे बिल्कुल कर्ब या बिल्कुल ख़त्म करने का स्ट्रिक्टली क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये दो इंस्टिंक्ट्स होंगी तो फिर आप यानी कि दो बाकी जो इंस्टिंक्ट्स होंगी तो वो आप फिर दूसरी क्लासेस में पंगे लेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे एक सोल्जर गार्डियन है, उसमें सिर्फ करेज जो है वो डोमिनेटिंग, अकॉर्डिंग टू प्लेटो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो उसमें करेज जो है वो एक डोमिनेटिंग फोर्स है। तो उसको सोल्जर गार्डियन क्लास में रहने के साथ साथ अगर वो दूसरी दो अपनी मोटिवेटिंग फोर्सेस को कर्ब नहीं करता यानी ख़त्म नहीं करता तो उसके अंदर एक कीड़ा रहेगा कि क्यों ना मैं रूलिंग क्लास में चला जाऊँ, क्यों ना मैं रूल करूँ। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो फिर किसी ना किसी फॉर्म में बगावत करेगा, रेबिलियन करेगा रूलिंग क्लास के खिलाफ, फिलोसफर किंग्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेटिंग फोर्स मौजूद है। किसकी? रीज़न की। तो वो चाहता है कि मैं भी फिलोसफर किंग बनूं रीज़न की बेस पे। तो वो क्यों ये कर रहा है अब इंटरफेयर फिलोसफर किंग की कैटेगरी के साथ? क्यों?
क्योंकि उसमें उसने अपनी दूसरी जो फोर्सेज हैं दो उसको कर्ब नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं किया, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो दूसरी क्लासेस में पंगा लेगा। तो इसलिए स्ट्रिक्टली प्लेटो कह रहे हैं कि दूसरी जो लेसर फोर्सेज हैं या इम्पल्सेज हैं उनको आपने कंप्लीटली कर्ब कर देना है, ख़त्म कर देना है, तो ही आप जस्टिस को एक्सरसाइज कर पाएंगे एक जस्ट सोसाइटी में या एक जस्ट कम्युनिटी में। तो ये है जस्टिस का कंसेप्ट या जस्ट कम्युनिटी का कंसेप्ट या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का कंसेप्ट प्लेटो का रिपब्लिक में।